हेलो एवरीवन। अस्मिता टेक्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी कात्यायनी का अगला भाग। शिवानी ने बताया प्रताप को उसने या रुद्राक्ष ने नहीं मरवाया है। तब अनिकेत के सवाल करने पर उसने बताया, सब जानते हैं प्रताप के खिलाफ एक लड़की ने कंप्लेन किया था, लेकिन दूसरी लड़की कंप्लेन करने के लिए इस दुनिया में नहीं है। प्रताप ने उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया था। उसने घर जाकर अपने भाई को सब बताया। उसका भाई उसे साथ ले उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गया, लेकिन पुलिस वालों ने उसके ही चरित्र पर उंगली उठा दी, क्योंकि वो प्रताप के अंडर काम करती थी। इसलिए सबने कहा उसने खुद अपनी मर्जी से सब किया है ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। उसका भाई समर अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें सुन गुस्से से भर गया और उनके साथ हाथापाई कर दी। पुलिस वालों ने उसे लॉकअप में डाल दिया और उस पर गलत क्राइम के इल्ज़ाम लगाने की धमकी दी। उस लड़की ने पुलिस वालों से समर के लिए माफ़ी मांगी, हाथ पैर पड़कर गिड़गिड़ाई। तो पुलिस वालों ने उसे शाम को आकर मिलने को कहा। वो पुलिस वाले उसे ज़बरदस्ती प्रताप के पास ले गए और वो कुछ देर तक चुप हो गई। अनिकेत ने उसके हाथ को पकड़ा तो वो आगे बोली, इतना ही नहीं, प्रताप ने उसे उन पुलिस वालों को दे दिया और वो सब राक्षस ही थे। जिन्हें रक्षा करनी चाहिए थी वही भक्षक बन गए। अगली सुबह उसके भाई को उन्होंने छोड़ दिया। वो घर गई और कमरे में बंद हो गई। समर हर जगह अपनी बहन के इंसाफ के लिए गुहार लगाने लगा, लेकिन प्रताप की पहुंच उसे कोई मदद नहीं मिलने दे रही थी। उस लड़की ने फिर एक दिन समर से कहा, वो ये शहर छोड़कर जाना चाहती है। समर सारी तैयारी करने लगा। उसे लगा वो सब भूलकर आगे बढ़ना चाहती है। उसने रात को समर के लिए खाना बनाया। समर ने खुद उसे थपकी देकर सुलाया। अगली सुबह वो जाने वाले थे। जब वह उसके कमरे में गया, वो जा चुकी थी। उसने खुद को फांसी लगा ली थी। सुसाइड लेटर में उसने उस सच को बयां किया था जो उसके लॉकअप में रहने पर हुआ था, और समर को उसे भूल कर अपनी जिंदगी जीने को कहा था। अनिकेत ने पूछा, प्रताप को समर ने मारा है ना? शिवानी ने खड़े होकर कहा, हाँ, समर ने अपनी बहन के सुसाइड करने के बाद प्रताप पर हमला किया था। उसे मारने की कोशिश की थी और प्रताप ने उसे जेल में डलवा दिया था। तभी हमें समर के बारे में पता चला था। वो इस वक्त भी जेल में है। हमने बस समर से बात की और उसे वहीं डलवा दिया जहाँ प्रताप था। उसे अपनी बहन का बदला लेना था। हमने उसे वहाँ हथियार दिलवा दिया। उसने वो किया जो उसे करना चाहिए था। प्रताप की जिंदगी लेने का हक उसे ही था। हम अगर उसे मारते तो शायद उसके साथ नाइंसाफ़ी होती। अनिकेत ने कहा, आपको नहीं लगता इससे समर खतरे में पड़ सकता है? उसकी सज़ा बढ़ सकती है। शिवानी ने बिस्तर पर बैठकर कहा, आपको सच में लगता है हम उसके साथ ऐसा कुछ होने देंगे? पता करने दीजिए प्रताप के अपनों को। जो नाम सामने आएगा उसके बारे में पता चलते ही चंद्रप्रभा राठौर के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। हमने समर को सही वक्त पर उस जेल से दूसरे जेल में डलवा दिया है। यहाँ तक कि वो 2 दिन बाद रिहा भी होने वाला है। रुद्राक्ष उसे नौकरी देने वाला है अपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर। वो राठौर हवेली में आएगा जाएगा और उन्हें तड़पते हुए देखकर उसे अपनी बहन का बदला ठीक से पूरा होते दिखेगा। अनिकेत ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आप हमसे एक वादा कीजिए, अगर चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकलने लगे तो आप हमें तुरंत बताएंगे। हम अपनी पत्नी को किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहते। शिवानी उसके गले से लगते हुए बोली, जैसे चौहान परिवार के साथ क्या करना है वो आप और कात्यायनी डिसाइड कर रहे हैं, वैसे ही राठौर परिवार को हम पर छोड़ दें। अनिकेत ने माहौल को हल्का करने के लिए बोला, क्यों ना हम एक बार फिर। वह इतना ही बोला था, शिवानी ने उससे अलग होते हुए कहा, नहीं, हम थक गए हैं। अनिकेत बोला, लेकिन सारी मेहनत तो हमने की है और मैं अभी नहीं थका। शिवानी ने उसे धक्का देते हुए कहा, पता नहीं आप क्यों नहीं थकते, लेकिन हमें अब नींद आ रही है और हम सो रहे हैं। खबरदार हमें परेशान करने के बारे में सोचा भी तो। वो फ्रेश होकर आई और उसकी तरफ पीठ कर लेट गई। अनिकेत उसे देख हंसते हुए बोला,
हमने आपको पहले ही वार्न किया था, लेकिन आपने हमें लाइटली ले लिया। वह उसके बगल में उसकी कमर पकड़कर लेट गया और लाइट बंद कर दी। तभी शिवानी के हंसने की आवाज आई। आप हमें गुदगुदी क्यों कर रहे हैं? अनिकेत बोला। हमने सिर्फ आपको पकड़ा है। वह भी उसे गुदगुदी करने लगी। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को परेशान करते हुए फिर से सो गए। 10 दिन बीत गए थे। कात्यायनी ने आज राठौर हवेली में गीता पाठ रखवाया था। सब वहां बैठे थे और सुन रहे थे। चंद्रप्रभा जी की नज़र रुद्राक्ष और कात्यायनी पर ही थी। तभी पंडित जी ने कहा, इस श्लोक का मतलब है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब प्रभु स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। हमारे कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। यही है जो हमारे साथ इस दुनिया से उस दुनिया में जाता है और हमें अपने कर्मों के हिसाब देने पड़ते हैं, चाहे इस जन्म में दें या दूसरे जन्म में। तभी एक लड़के की आवाज़ आई। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। आज के कलयुग में अगर भगवान खुद कर्मों की सजा नहीं दे पाते तो किसी और को भेज देते हैं। सबने उस तरफ देखा। रुद्राक्ष ने कहा, यह समर है, हमारा पर्सनल असिस्टेंट। हमने उसे ऑफिस की कुछ फाइल के साथ बुलाया था। समर, चलिए हमारे स्टडी में बैठकर बात करते हैं। जो स्टडी रूम अब तक चंद्रशेखर जी इस्तेमाल कर रहे थे, रुद्राक्ष ने उसे अपने लिए रख लिया था। वो वहीं चला गया। चंद्रप्रभा जी ने एक नज़र उन्हें देखा। उन्हें इंद्रराज जी की बातें याद आने लगी। वह खड़ी होने को थी जब कात्यायनी ने पूछा, कहाँ जा रही हैं आप दादी साहब? भाई साहब के लिए गीता पाठ रखा गया है, आप उसे बीच में छोड़कर जाएंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। चंद्रप्रभा जी वापस बैठ गईं। उन्होंने मन में कहा, जानबूझकर ये सब कर रही हैं आप कात्यायनी, हमें पछतावे में डालना चाहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार आपकी कोई कमजोरी हमारे हाथ लग जाए, अगला वार हम आप पर ही करेंगे। स्टडी रूम में रुद्राक्ष ने पूछा, सब हो गया जिसके लिए ज्वाइन करने से पहले ही छुट्टी ली थी आपने? समर ने एक सुकून के साथ कहा, हमने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक अपनी बहन का बदला प्रताप से नहीं लेते हम उसकी अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। कल ही लौटे बनारस से। हमारी बहन की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी करवाई वहाँ। जगतदाता के आदमी ने सारे इंतजाम में हमारी बहुत मदद की। धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। रुद्राक्ष मुस्कुराकर बोला, समर, हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, वो किया जो करना चाहिए था। आप आराम से काम को समझिए। हम चाहते हैं आगे चलकर आप हमारे होटल के बिजनेस को संभालें। समर बोला, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। वो फाइल ले बाहर आया। प्रताप की तस्वीर देख रुक गया। उसने वहाँ रखे फूल उठाए और उसकी तस्वीर के सामने डालते हुए बोला, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। उसे याद आया जब उसने प्रताप पर हमला किया था और उसे उसके आदमियों ने पकड़ लिया था, तब उसकी बहन के मरने के बारे में सुनकर प्रताप ने कहा था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। समर चीखा, उसकी आत्मा को शांति उस दिन मिलेगी प्रताप, जिस दिन हम खुद अपने हाथों से तुझे मौत के घाट उतारेंगे। प्रताप ने अपने कान पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अपनी बहन की तरह बहुत चीखते चिल्लाते हो। उसकी चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। वो मुस्कुराया। समर बोला, एक दिन मैं सुनूंगा तुम्हारे अपनों की चित्कार, जो वो तेरी अर्थी पर करेंगे, तब मुझे सुकून आएगा। उसने मन में कहा, कविता, आज इस तस्वीर पर माला चढ़े हुए देखकर हमें बहुत सुकून मिल रहा है। हमें पूरा यकीन है तुम्हें भी मिल रहा होगा। तभी पीछे से सिया की रोने की आवाज आई। मम्मा, पापा कहाँ हैं? चाचू दादा साहब उनके साथ गए थे, लेकिन वो वापस आ गए, तो वो अभी तक क्यों नहीं आए? हमें उनकी याद आ रही है। वंशिका ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। समर ने देखा, सफ़ेद साड़ी पहने वंशिका बैठी थी। वह मन में बोला, ऐसी गलती करने से पहले कम से कम अपनी बच्ची और पत्नी के बारे में तो सोच लेना था प्रताप। अब क्या करेंगे ये दोनों? हमें यकीन नहीं हो रहा।
एक बच्ची के पिता होते हुए भी ऐसा किया तुमने। 5 दिन बाद ज्योति जाने की तैयारी करते हुए बोली, वंशिका भाभी साहब, आपको भी हमारे साथ सिखावत हवेली चलना चाहिए। मोहिनी जी ने कहा। एक तो प्रताप नहीं रहे, अब उनके बच्चे भी घर छोड़कर चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कादम्बिनी जी ने कहा। समधन सा, आप समझ क्यों नहीं रहे? वंशिका यहाँ रहेगी तो उन्हें जवाई सा की और ज़्यादा याद आएगी। फिर बच्चे भी सवाल करेंगे कि उनके पापा कहाँ हैं। इससे अच्छा होगा कि वे वहाँ रहें। बच्चों को हम कह सकते हैं कि जवाई सा यहाँ है। वंश ने कहा, वैसे भी रिश्ता तो जीजा सा से था, अब वही नहीं है तो फिर दीदी यहाँ रहकर क्या करेगी? ज्योति सही कह रही है, आप हमारे साथ चलिए। मोहिनी जी उन्हें रोकने के लिए कुछ बोलने ही वाली थी जब चंद्रप्रभा जी ने कहा, जाने दीजिए उन्हें जैसलमेर, वही उनके और बच्चों के लिए सही रहेगा। ज्योति ने मन में कहा, स्वागत है सिखावत हवेली में भाभी साहब। अब हम आपसे बदला ले सकते हैं उस साजिश का जो आपने हमारे खिलाफ किया। चंद्रप्रभा जी जेल में कौशल्या जी से मिलने पहुंचे। कौशल्या जी दुखी होते हुए बोली, माँ साहब, सुना हमने प्रताप इस दुनिया में नहीं रहे। सुनकर बहुत दुख हुआ। अचानक जेल में बिना किसी दुश्मनी के किसी ने उन्हें मार दिया। ऐसा लग रहा है किसी ने बाहर से दुश्मन भेजा ताकि ऐसा कुछ कर सकें। चंद्रप्रभा जी ने उन्हें तिरछी नजरों से देखा और सवाल किया, कौन सी सच्चाई छुपा रही हैं आप हमसे? कात्यायनी की। कौशल्या ने भौहें उचका उन्हें देखा तो वह बोली, शुरू से ही चंद्रशेखर और हमें इस बात का शक रहा है। कौशल्या जी ने कहा, आपका शक सही है। हमने तो ये सब अपने बेटे शिवम के लिए किया था, लेकिन अब तो गौरी से कोई रिश्ता नहीं है। उसे सच पता है, कात्यायनी हमारी बेटी नहीं है। चंद्रप्रभा जी हैरानी से उन्हें देखने लगी तो कौशल्या जी ने कहा, इतनी क्यों हैरान हो रही हैं आप? मालिक की बेटी है। उन्होंने घर की नौकरानी के साथ उसे पैदा किया है। उसके मरने के बाद हमने उसे समाज की नज़र में अपनी बेटी मान लिया, लेकिन दिल से कभी नहीं मान पाए। हमें पूरा यकीन है हमसे बदला लेने के लिए गौरी का इस्तेमाल किया है उसने। और भी बहुत कुछ है उसके बारे में जो हमें पता नहीं है अब तक। हम उसे कमज़ोर और नादान समझते थे, लेकिन उसने बता दिया है वह बिल्कुल भी वैसी नहीं है। क्या पता प्रताप के साथ जो हुआ उसमें भी उसका हाथ होगा। चंद्रप्रभा जी ने गुस्से से कहा, इतना बड़ा धोखा किया आपने। एक नाजायज लड़की को हमारी हवेली में एक छोटी कुंवर रानी सा बनाकर भेज दिया। अब वो राठौर हवेली में नहीं रह सकती। कौशल्या जी यही तो चाहती थी, उनका रिश्ता टूट जाए। चंद्रप्रभा जी घर आई और चिल्लाते हुए बोले, कात्यायनी कहाँ हैं आप? बाकी सब भी इकट्ठा हो चुके थे। चंद्रप्रभा जी उनके सामने खड़े होते हुए बोले, अभी अभी कौशल्या चौहान से मिलकर आ रहे हैं। बताया उन्होंने, आप बलवंत चौहान की नाजायज औलाद हैं। आप हमारे राठौर परिवार की कुंवर रानी साहब बनने के काबिल नहीं हैं। अगर हमें पहले पता होता तो हम कभी आपको ब्याह कर यहाँ नहीं लाते। रुद्राक्ष ने कहा, दादी साहब, वो अब हमारी पत्नी है। हम उनके बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। कात्यायनी मुस्कुराई। अच्छा हुआ दादी साहब, आपको यह सच पता चल गया। हम भी चौहान परिवार से अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते। हम सिर्फ अपनी माँ वृंदा की बेटी हैं और यही हमारी सच्चाई है। चंद्रप्रभा जी ने, आपको आज ही हवेली छोड़कर जाना होगा। गौरी हर्षिता के साथ वहां आते हुए बोली, आप ये क्या कह रही हैं दादी साहब? गलत भाभी साहब के साथ हुआ है, उन लोगों ने किया है। चंद्रप्रभा जी ने उसे देख कहा, आपको सब पता था, लेकिन फिर भी हमें नहीं बताया। हमने फैसला ले लिया है। उन्होंने कात्यायनी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी रुद्राक्ष ने कहा, हम इस बारे में जानते हैं और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब कात्यायनी राठौर है, उनके अतीत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कात्यायनी हल्का सा मुस्कुराई और रुद्राक्ष का हाथ पकड़ वापस चली गई। चंद्रप्रभा जी की मुट्ठियां कस गई।
रात को जब कात्यायनी रसोई घर में अपने और रुद्राक्ष के लिए खाना निकाल रही थी, चंद्रप्रभा जी वहां आई और पूछी, प्रताप के साथ जो कुछ भी हुआ आपने किया ना? वह उनकी तरफ मुड़ते हुए बोली, हमें भी बहुत दुख है उनके इस तरह जाने से। पुलिस पता कर रही है दादी साहब, जल्द ही पता लग जाएगा उनके साथ ये सब किसने किया। वह प्लेट ले जाने लगी, फिर रुक कर बोली, आप हमें यहाँ से इसलिए निकालना चाहती हैं ना क्योंकि हमें आपका सच पता है। जो दवाइयाँ आप उन्हें दे रही थी वो उनके ठीक होने के लिए नहीं थी, बल्कि उन्हें बीमार रखने के लिए थी। चंद्रप्रभा जी ने नकारते हुए कहा, झूठे इल्जाम ना लगाएं आप। कात्यायनी मुस्कुराई, सच आप जानती हैं दादी साहब, अगर आपने दोबारा हमें इस हवेली से निकालने के बारे में सोचा तो हम आपका सच सबके सामने ले आएंगे। कैसा लगेगा आपको अपने ही बच्चों के सामने बुरा बनकर? वह चली गई। चंद्रप्रभा जी ने मन में कहा, आप हवेली से नहीं जाना चाहती तो आपको इस दुनिया से ही भेजना पड़ेगा अब कात्यायनी। वो हैरान थी कि ये बात कात्यायनी को कैसे पता चली। वहीं कोई और भी हैरान था ये जानकर। रसोई घर के दरवाजे के पास गौरी खड़ी थी, जिसने दोनों की बातें सुनी थी। उसने खुद से कहा, दादी साहब रुद्राक्ष भाई को गलत दवाइयाँ खिला रही थी, लेकिन क्यों? वो उनके साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? अगले दिन विक्रम सुबह पुलिस वालों से मिलकर वापस आया। उसने बैठते हुए कहा, पता चल गया उसका जिसने भाई साहब के साथ ये किया था। चंद्रशेखर जी ने पूछा, कौन है वो? बताइए हमें विक्रम, हम खुद उसकी खाल उधेड़ देंगे। विक्रम बोला, कोई गुंडा है जिसके साथ भाई साहब की झड़प हो गई थी, इसी बात का बदला लिया उसने। चंद्रप्रभा जी ने पूछा, नाम क्या है उसका? विक्रम ने कहा, सम्राट सिंह। उसकी फोटो भी लेकर आए हैं हम। विक्रम ने दोनों को दिखाया। दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये तो वही गुंडों का सरदार था जिसे उन्होंने कात्यायनी को मारने के लिए भेजा था, जिसे कभी उन्होंने पैसे दिए थे। आज वही उनके घर के बेटे का कातिल निकला था। उन्हें शक था ये सब उसने किसी के कहने पर किया था। पहला शक रुद्राक्ष और कात्यायनी पर ही था। जल्द ही चंद्रप्रभा जी ने विक्रम और देविका को दूसरे शहर में नौकरी के लिए भेज दिया। वो नहीं चाहती थी उनके साथ कुछ भी गलत हो। गौरी को जब से उनकी सच्चाई पता चली थी, वह ज़्यादातर अपने कमरे में रहती थी। कुछ दिन और बीत गए। आज वो दिन था जब चौहान परिवार को इन्वेस्टमेंट में मिले हुए पैसे इन्वेस्टर्स को वापस करने थे, वरना उनकी हवेली उनके हाथ से चली जाती। विष्णु हॉल में इधर से उधर टहल रहा था। उसने कहा, आप लोगों ने सोचा है क्या कहेंगे हम उस इन्वेस्टर से? मुझे पूरा यकीन है वह इस हवेली को हड़पने के बारे में सोच रहा होगा। तभी एक नौकर ने आकर कहा, मालिक, बाहर कुछ लोग आए हैं, कह रहे हैं काम के सिलसिले में आपसे मिलने के लिए कहा था। विष्णु ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आ गए वो, अब हम क्या करेंगे? सुदर्शन जी ने कहा, हम बात करते हैं उनसे, कुछ वक्त मांग लेंगे, आप फिक्र ना करें। तभी दरवाजे से दो लोग अंदर आए। दोनों को देखते ही सबके होश उड़ गए। सामने कात्यायनी के साथ अनिकेत खड़ा था। दोनों अंदर आए और हॉल के सोफे पर बैठ गए। अनिकेत ने एक पेपर बाहर निकाल कहा, तो हमारे पैसे तैयार हैं? विष्णु ने पेपर ले देखते हुए पूछा, ये तो वो एग्रीमेंट है जो हमने इन्वेस्टर के साथ किया था, ये तुम्हारे पास कैसे है? कात्यायनी बोली, जिस फाइनेंस कंपनी से आपने वो लोन लिया था वो मेरी है। अगर आज आपने हमारे पैसे नहीं दिए तो ये हवेली भी मेरी हो जाएगी। बलवंत चौहान हैरानी से उसे देखने लगे। कात्यायनी ने कहा, इतने हैरान मत होइए, माना कि आप सब कभी नहीं चाहते थे कि हम पढ़ाई करें या जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन फिर भी हमें अपनी माँ की सीख याद थी। पहली पाठशाला बनी वो मेरी, उन्हीं की बदौलत आज हम इस मुकाम पर हैं। सुदर्शन जी ने कहा, इस तरह अपने ही परिवार को बेघर करने की सोच रही हैं, यही सिखाया आपकी माँ ने? कात्यायनी मुस्कुराई, आपको याद है काका साहब, सालों पहले जब हम 10 साल के थे, हमने आनंदिता की एक किताब उठाकर पढ़ ली थी। बस इतनी छोटी सी गलती पर हमें इस हवेली के दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। अंधेरे में तूफानी रात में हम डर रहे थे। कितना चीखे चिल्लाए थे हम उस दिन, कितना गिड़गिड़ाए थे आप लोगों के सामने,
लेकिन किसी को सुनाई नहीं दिया था। तब तब आप लोगों ने साबित कर दिया था आप सब हमारे परिवार नहीं हैं। तो अचानक हम आपका परिवार कैसे बन गए? आनंदिता वसुंधरा जी के साथ वहां आई थी और उनकी बातें सुन रही थी। वह कात्यायनी के सामने आकर बोली, भूल गई हो तुम अपनी औकात? आज हम तुम्हें याद दिलाते हैं। उसने कात्यायनी को मारने के लिए हाथ उठाया तो कात्यायनी ने पकड़ते हुए कहा, ध्यान से आनंदिता, हमारी तरफ उठने वाले हाथ का हम बहुत बुरा हाल करते हैं। कहीं अपने हाथ से हाथ न धो बैठो तुम। उसने उसे धक्का दे दिया तो वो सीधे टेबल से जा टकराई। विष्णु और देवेश उसके पास आए। उसने अपना हाथ देखते हुए कहा, भाई साहब, बहुत दर्द हो रहा है, शायद टूट गया है। कात्यायनी ने कहा, जल्दी से जाकर किसी डॉक्टर से दिखा लो, वरना सच में हाथ से कोई काम नहीं कर पाओगी। आनंदिता ने उसे जल्दी निगाहों से देखा तो वो बोली, एक डॉक्टर की सलाह को हल्के में नहीं लेते आनंदिता, वरना भारी पड़ जाता है। उसने दांत पीसते हुए पूछा, कहना क्या चाहती हो? अनिकेत बोला, कात्यायनी डॉक्टर है। सब हैरान थे। वसुंधरा जी ने कहा, कात्यायनी, इतना घमंड किस बात का? भूलो मत, तुम्हें छोटी कुंवर रानी सा हमने बनाया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, खिलाया पिलाया। वह बोल ही रही थी जब कात्यायनी हंसने लगी। कहने से पहले सोच तो लेना चाहिए था आपको। आपने तो बस एक सौदा किया था अपने बेटे की जान बचाने के लिए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है जो कुंवर सा ठीक हो गए और वह हमसे इतना प्यार भी करते हैं, वरना आप तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की सोच रही थी। इस घर ने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया। जब तक हमारी माँ जिंदा थी उन्होंने इस घर में दिन रात काम किया, जिसके बदले हमें रहने को छत, खाना और कपड़े मिल रहे थे। उनके जाने के बाद हमें आनंदिता की नौकर बना दिया गया। हमने अपने लिए खुद कमाया है, इसलिए अपने एहसान गिनवाना बंद करें, जो कभी किया ही नहीं। आधे घंटे हैं आपके पास, या तो हमारे पैसे वापस कर दें या फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर यह हवेली अभी के अभी खाली कर दें। देवेश आनंदिता को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। तभी भारती वहां आई। वसुंधरा जी ने कहा, भारती पेट से है, हमारे बारे में नहीं तो कम से कम उनके बारे में सोचें। क्या थोड़ी भी इंसानियत नहीं है आप में? कात्यायनी हल्का सा हंसी। इंसानियत, ये शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते काकी साहब। हमारी माँ जब दोबारा बच्चे को जन्म देने वाली थी तब कहाँ गई थी आपकी इंसानियत? मरने के लिए छोड़ दिया था, या यूं कहें मार डाला। हमारे दूध मुहे भाई को उनकी गोद से छीनकर लावारिसों की तरफ फेंक आए थे, तब इंसानियत का ख्याल नहीं आया? उसने 2 गहरी सांस ली और कहा, वो तो माँ कात्यायनी ने उसका ख्याल रखा और उसे एक ऐसे परिवार तक पहुंचाया जहां उसे न सिर्फ छत मिली बल्कि माता पिता का प्यार भी मिला। भारती चौहान भी किस्मत के भरोसे रहे। अगर उनके बच्चे की किस्मत में जिंदगी होगी तो कुछ नहीं होगा। बलवंत चौहान ने उसके सामने आते हुए कहा, ये क्या कह रही हो? हमारा बेटा जिंदा है? हमारे को उससे मिलना है। कात्यायनी ने बेयकीनी से उन्हें देखा। आपके जैसा निर्लज इंसान हमने आज तक नहीं देखा। उसे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म नहीं आई? कभी उसकी माँ को इंसान भी समझा? जीते जी बस नोचते रहे, तब तक जब तक वो खाली नहीं हो गई। जिंदा लाश बना दिया था आपने मेरी माँ को। वो तो मेरे लिए सांसें ले रही थी और फिर भाई के लिए अपनी जिंदगी भगवान से सौदा कर ली। वह खड़ी हुई और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, आज के बाद अगर हमने आपकी ज़बान से अपनी माँ का जिक्र भी सुना तो हम आपकी ज़बान खुद खींच लेंगे। कोई रिश्ता नहीं है आपका हम सब से। फिर 2 मिनट शांत रह बोली, अगर आधे घंटे में आप सब अपना बैग खुद पैक नहीं कर पाए तो सारा सामान मेरे आदमी सड़क पर फिकवा देंगे और आप सबको धक्के मारकर इस हवेली से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। विष्णु भारती के साथ अंदर चला गया। फिर एक एक कर बाकी सब भी चले गए। सब सामान लेकर बाहर निकले और जाने लगे जब कात्यायनी की आवाज आई, बलवंत चौहान। उन्होंने उम्मीद से उसे देखा। वो बोली, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। मेरी माँ के सबसे बड़े गुनहगार आप हैं। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आज जो हुआ
वो सिर्फ शुरुआत है, अंजाम अभी बाकी है। सबके जाते ही समर अंदर आया। उसने पूछा, आगे क्या करना है हुक्मरानी साहब? कात्यायनी ने हवेली को देखते हुए कहा, इस घर में हमें उनकी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। सारा पुराना फर्नीचर, साज सज्जा का सामान हटवा दीजिए। हवेली का इंटीरियर भी बदलवा दीजिए। समर ने कहा, हम एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हैं। साथ में इस हवेली को मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होगी। हम सब करवा देंगे, कुछ वक्त दीजिए। ये हवेली आपको बिल्कुल नई जैसी मिलेगी। कात्यायनी वापस राठौर हवेली आई तो पता चला वहाँ कोई भी नहीं है। चंद्रप्रभा जी सभी महिलाओं के साथ मंदिर गई थी, बाकी सब ऑफिस। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो फ्रेश हो सीधे सीक्रेट रूम में गई। वहाँ बड़ी सी स्क्रीन पर पूरे हवेली की सीसीटीवी फुटेज चलती रहती थी। तभी उसकी नज़र एक कैमरे की फुटेज पर टिक गई। नीचे की सभी खिड़कियों से काले कपड़े पहने कई लोग हवेली के अंदर आए। सबके हाथों में हथियार था। वह मुस्कुराई, तो इसलिए कोई घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, आपका तोहफा पसंद आया चंद्रप्रभा राठौर? क्या चंद्रप्रभा राठौर ने कात्यायनी को मरवाने के लिए भेजे हैं ये आदमी? क्या कात्यायनी बच पाएगी इन सबसे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।